नमस्कार दोस्तों नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल मी एंड एलआईसी में। मैं भावना भरत कुमार प्रीतवानी आज लेकर के आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक। रिसेंटली दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। आईआरडीए ने जो एलआईसी पॉलिसीज हैं यानी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज है, चाहे किसी भी कंपनी की हो, उसकी सरेंडर वैल्यू से लेकर के कोई रेगुलेशन जाहिर किया है। तो आज का जो सेशन है ये इसी टॉपिक पे रहेगा कि क्या सरेंडर वैल्यू है और क्या नए रेगुलेशन सिस्टम यहाँ पे आईआरडीए लेकर के आई है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। इसमें जो भी रेगुलेशंस आए हैं उसको कैसे कैलकुलेट करना है, सरेंडर वैल्यू क्या होता है, कैसे हमें सरेंडर वैल्यू के लॉस से बचना चाहिए, ये हम लास्ट तक डिस्कस करने वाले हैं। और एज एन एडवाइजर आपका पॉलिसी होल्डर के प्रति क्या रोल होना चाहिए ताकि पॉलिसी सरेंडर ना हो या कम से कम सरेंडर हो। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें। एक रिक्वेस्ट रहेगी, अभी तक यदि आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सेशन लेने से पहले डिस्क्लेमर ले लेते हैं कि ये जो भी वीडियो है या रिपोर्ट है ये एजुकेशनल पर्पस से है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि आईआरडीएआई है क्या। तो आईआरडीएआई का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसे बहुत सारे कायदे कानून बनते हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए एक सिस्टम होता है, वैसे ही इंश्योरेंस में सब कुछ रेगुलेशन करने के लिए आईआरडीएआई वर्क करती है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द आईआरडीए इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड रेगुलेट द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। हमारी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में जो भी कायदे कानून बनते हैं या प्लान लॉन्च होते हैं, उन सबका रेगुलेशन आईआरडीएआई करता है। साथ ही साथ पॉलिसी होल्डर यानी बीमा धारकों का जो हक है, ठीक है, उनके जो भी प्रॉफिट्स हैं या जो भी आप भलाई कहें तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आईआरडीआई वर्क करता है ताकि कस्टमर को लॉस ना जाए। तो जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है मैंने कि आईआरडीआई अनाउंसेस फाइनल रेगुलेशन ऑन सरेंडर वैल्यू जो 1 अप्रैल से इफेक्टिव रहेगा। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक डीप डाइव ले लेते हैं कि सरेंडर वैल्यू क्या है। ठीक है, सो सरेंडर वैल्यू अगर बोले तो जब भी पॉलिसी होल्डर है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करता है कि भाई मुझे इसके आगे इंश्योरेंस कवर नहीं चाहिए, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, एक कैश वैल्यू कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने कस्टमर को ऑफर करती है, सिवाय टर्म प्लान्स के। टर्म प्लान्स में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं बनता, लेकिन जो भी प्लान्स विद प्रॉफिट या विदाउट प्रॉफिट गारंटीड एडिशन वाले होते हैं या यूलिप्स होते हैं, उसमें सरेंडर करने पर एक कैश वैल्यू बनती है जिसे सरेंडर वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो ये सरेंडर वैल्यू जो है वो पहले पॉलिसीज में कब होती थी कि आपने मिनिमम 2 साल प्रीमियम पे किया है तो कोई भी पॉलिसी सरेंडर वैल्यू एक्वायर करती थी। लेकिन इस रूल में भी आईआरडीआई चेंज लेके आया है, ठीक है, जिसे हम आगे देखेंगे। अभी जानते हैं टाइप्स ऑफ सरेंडर वैल्यू क्या रहते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के टाइप्स हैं सरेंडर वैल्यू के। पहला है गारंटीड सरेंडर वैल्यू और दूसरा है स्पेशल सरेंडर वैल्यू। दोनों को ही हम ज़्यादा डीप में जानते हैं। तो गारंटीड सरेंडर वैल्यू जो है ये प्रीमियम पे डिपेंड करता है, आपने जो भी किस्तें दी हैं उस पे डिपेंड करता है। जो तो मिनिमम जीएसवी जो है किसी भी पॉलिसी के लिए ये 30% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड है ना। फर्स्ट ईयर ऑल एक्स्ट्रा प्रीमियम्स एंड प्रीमियम पेड फॉर एनी राइडर्स। ठीक है, पहले साल का प्रीमियम निकाल के आपने जितना भी प्रीमियम दिया है, ठीक है, पहले साल का और एक्स्ट्रा प्रीमियम्स, जैसे किसी का मेडिकल नॉर्मल नहीं आता तो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया जाता है, ठीक है, जीएसटी चार्ज किया जाता है, तो वो माइनस करके, या आपने एडीडीबी राइडर लिया है, टर्म राइडर लिया है, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम जो है माइनस करके जितने भी साल का प्रीमियम दिया है उसका 30%, प्रीमियम का मिनिमम 30%, जैसे जैसे टर्म जाएगा ये फैक्टर बढ़ता जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है लेकिन मिनिमम इतना तो है। प्लस जो भी आपकी
पॉलिसी में बोनस या गारंटीड एडिशन ऐड हुआ है, ठीक है? तो उसका परसेंटेज कैलकुलेट होकर के यहाँ पे सरेंडर वैल्यू बनता है, लेकिन नियम क्या है कि मिनिमम 2 साल प्रीमियम दिए हुए होने चाहिए, एक्सेप्ट टर्म प्लान एंड हेल्थ प्लान्स। ओके। स्पेशल सरेंडर वैल्यू क्या है? स्पेशल सरेंडर वैल्यू में थोड़ा लिबरल कैलकुलेशन होता है, यानी ये लगभग लगभग सारी पॉलिसीज में लॉन्गर ड्यूरेशन पे आपके जीएसवी से, गारंटेड सरेंडर वैल्यू से ज्यादा ही बनती है। क्यों? क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन रहता है ये पेड अप वैल्यू पे होता है। अब पेड अप वैल्यू क्या है? तो अगर समझो मैं 15 साल का टर्म ले रही हूँ, समझो 15 लाख का सम एश्योर्ड, 15 लाख का इंश्योरेंस मैंने बाय किया है, एक एक लाख रुपए उसके प्रीमियम है, और 15 साल तक मैं प्रीमियम दे रही हूँ, ठीक है? लेकिन मैंने 5 साल पे प्रीमियम देना बंद कर दिया, तो उसका पेड अप वैल्यू निकलता है। वो क्या निकलेगा? वो 15 डिवाइडेड बाय 5 हो, 15 से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी वो 5 लाख बनेगा। 5 साल किस्तें दी 1 लाख का, तो वो 15 लाख का सम एश्योर्ड था, तो 5 लाख बनेगा, तो पेड अप वैल्यू 5 लाख रहेगी, ठीक है? और बोनस और गारंटीड एडिशन जो पांचों साल तक उस पॉलिसी में ऐड किया हुआ, उसका भी फैक्टर रहता है, उसके अकॉर्डिंग ये स्पेशल सरेंडर वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है? इसके लिए स्पेशल एसएसवी फैक्टर आता है, जो अलग अलग ड्यूरेशन के लिए अलग अलग रहता है। नाउ बिटवीन जीएसवी एंड एसएसवी जो ज्यादा हो, ठीक है, वो पॉलिसी होल्डर को पे करते हैं। अब यहाँ से निराकरण क्या है कि जीएसवी जो है वो प्रीमियम पे डिपेंड करता है, और एसएसवी जो है वो पेड अप वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो ये दो टाइप के जीएसवी एंड एसएसवी रहते हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ पे देखे। नाउ अब जो न्यूज आई है, जो रेगुलेशन आया है आईआरडीए का, उसे समझते हैं कि यहाँ पे आईआरडीए ने क्या चेंजेस किए हैं, इससे कस्टमर को क्या होगा, फायदा होगा। तो यहाँ पे पहले तो जो 2 साल वाला रूल था सरेंडर का, वो चला गया। देखो, सरेंडर वैसे भी एडवाइजेबल नहीं है, और आप इंश्योरेंस पॉलिसीज में जब भी इन्वेस्ट करते हैं तो ये दूसरे इंस्ट्रूमेंट से अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें संभावना रहती है कि भगवान न करे डेथ हो गई, तो कंपनी को बहुत बड़ा अमाउंट पे करना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर ही क्यों ना हो, ठीक है? तो इसीलिए शुरुआती सालों में सरेंडर वैल्यू किसी भी प्लान में कम रहती है, तो इसे अवॉइड ही करना चाहिए। लेकिन ये रेगुलेशन आया है, तो थोड़ा इस पे हम प्रकाश डालते हैं कि कैसे है। तो 1 अप्रैल 2024 से किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये नया रेगुलेशन काम करेगा, ठीक है? कि यहाँ पे क्या किया है कि जो पहले से 3 साल की सरेंडर वैल्यू है, यानी आप अब 1 साल का प्रीमियम दिया है तो भी सेकंड ईयर से आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है? वो थोड़ा-सा माइनर है, लेकिन 4th टू 7th ईयर में जो सरेंडर है उसके रेट को यहाँ पे स्लाइटली आईआरडीए ने इंक्रीज़ किया है, ठीक है? सो न्यू सरेंडर वैल्यू नॉन सिंगल प्रीमियम्स, यानी जो हम रेगुलर प्रीमियम्स देते हैं उसमें अगर आपने सेकंड ईयर पॉलिसी सरेंडर की है तो 30% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड रहेगा। थर्ड ईयर तो 35% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड रहेगा। 4th टू 7th ईयर में अगर सरेंडर होती है तो 50% ऑफ द टोटल पेड प्रीमियम रहेगा। और मैच्योरिटी से 2 साल पहले अगर आप सरेंडर करते हैं तो 90% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड रहेगा, ठीक है ना? मैच्योरिटी से 2 साल पहले, यानी 7th ईयर ऑनवर्ड्स ये 90% ऑफ टोटल प्रीमियम पेड रहेगा, ठीक है? सो यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगा, प्लस जो आपका बोनस गारंटीड एडिशन ऐड हुआ है उस पे भी सेम फैक्टर्स इफेक्टिव हो सकते हैं। सिंगल प्रीमियम में जो रूल आया है वो क्या है कि अप टू थर्ड ईयर अगर आप सरेंडर करते हैं तो 75% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड रहेगा, और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स अगर आपने सरेंडर किया तो 90% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड यहाँ पे एसवी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। नाउ एसवी जो है सरेंडर करना किसी भी पॉलिसी का एडवाइजेबल नहीं है, तो एज एन एडवाइजर आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ये ड्यूटी है कि आपको अपने क्लाइंट को समझाना है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे बैंकिंग बिजनेस से अलग है। मानो कि मैंने किसी पॉलिसी में 10 टाइम्स इंश्योरेंस, सिंगल प्रीमियम की बात करूं, 10 टाइम्स इंश्योरेंस लिया है,
ठीक है? और 10 टाइम्स इंश्योरेंस में 1 लाख के सामने मुझे 10 लाख का इंश्योरेंस कंपनी दे रही है। अगर वही 1 लाख रुपए मैं बैंक में रखूँ, तो उसकी वैल्यू 1 लाख प्लस इंटरेस्ट रहेगी। लेकिन यहाँ पे भगवान ना करे पहले साल ही कुछ हो गया, तो 10 लाख रुपए प्लस बोनस या गारंटीड एडिशन जो भी रहेगा वो कंपनी को पे करना पड़ेगा, या एक्सीडेंटली हुआ तो 20 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स जो हैं, ये बैंकिंग या अदर प्रोडक्ट्स से कैसे डिफरेंट है, ये अपने क्लाइंट्स को समझाना हमारी ड्यूटी है, ठीक है? और ज़िंदगी है, अप एंड डाउन आते हैं। अगर पैसे की नीड भी है, तो आप बता सकते हैं कि ये पूरा लॉस लेने से अच्छा है आप लोन ले लीजिए, ठीक है? और मिनिमम 2 साल के प्रीमियम दिए हुए हैं, तो हम पॉलिसीज़ पे लोन भी ले सकते हैं जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट करंटली 9.5% ईयरली लेता है। कोई ईएमआई भरने का टेंशन नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट भर दो तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है? तो ऐसे सामने बड़ा रिस्क कवर भी कंटिन्यू रहेगा, ये आप अपने क्लाइंट्स को समझा सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, पॉलिसी सरेंडर होने के चांसेस कम हो जाएँगे। एक बार आप सरेंडर कर दिए पॉलिसी तो वो फिर से रिवाइव नहीं हो सकती, ठीक है? लेकिन आपने पॉलिसी को पेड अप कंडीशन में छोड़ दिया, यानी आपने किश्तें दी 2 साल मिनिमम और आपको फिर से पॉलिसी स्टार्ट करवानी है, तो 5 साल का टाइम आपको मिलता है। यूलिप्स में 3 साल का टाइम आपको मिलता है पॉलिसी रिवाइव करवाने का, ठीक है? तो ये आप अपने क्लाइंट्स को समझा सकते हैं कि आपके पास आज तकलीफ है, 2 साल तकलीफ है, उसके बाद आप लोन लेकर के भी रिवाइवल करवा सकते हैं। सामने एक बड़ा रिस्क कवर आपका कंटिन्यू रहेगा और जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, कोई मेडिकल इश्यूज़ हुए तो आपको फिर से प्लान्स नहीं मिल सकते, एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज हो सकते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप अपने कस्टमर्स को समझा सकते हैं और लोन एज़ अ इमरजेंसी फंड यूटिलाइज़ करने को बोल सकते हैं और पॉलिसी के सरेंडर को रोक सकते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा क्योंकि जागरूकता लाना हमारी ड्यूटी है, ठीक है? थैंक यू सो मच।